नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से, जहां सिंहेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से अफरा तफरी मची। सावन के आखिरी सोमवार को भगदड़ मची है। भगदड़ मचने के बाद कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर आ रही है। सिंहेश्वर धाम मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर के गेट पर अचानक से भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मंदिर में प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू होने लगी। भगदड़ जैसी स्थिति बनी। इस दौरान कुछ श्रद्धालु नीचे गिर गए। कई लोगों के भीड़ में दबने से घायल होने की खबर है। मौके पर पहले से ही पुलिस प्रशासन की टीम भी तैनात थी। स्थिति बिगड़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस का सहयोग किया। उन्होंने भीड़ को किनारे किया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ महिलाएं भी भीड़ में दब गई थी। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला है। घटना में करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सिंहेश्वर धाम मंदिर में किस तरीके से भगदड़ मची, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। सुबह सुबह लोगों का तांता हुजूम यहां पर देखा गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब भीड़ यहां पर बढ़ी तो मंदिर के गेट पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। ये घटना सुबह करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। मंदिर में प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान कुछ श्रद्धालु नीचे गिर गए। कुछ महिलाएं भी इस भीड़ में दब गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है। हालांकि पहले से ही यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात थी। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, श्रद्धालुओं को भीड़ से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि जो घायल श्रद्धालु हैं उनमें 4 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी हरियाणा के 3 शहरों में ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। फर्जी आईटीसी मामले को लेकर 9 जगह पर ईडी की रेड हुई है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से रेड की गई है, जिसमें फर्जी आईटीसी मामले को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। फर्जी बिल और कंपनियों से लेन देन का आरोप है। 19 करोड़ 91 लाख के फर्जी ट्रांजैक्शन का पता चला है। फर्जी कंपनियों से नकद निकासी का आरोप है। 9 ठिकानों पर एक साथ ईडी की ये रेड हुई है। ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी आईटीसी मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। फर्जी बिल और फर्जी लेन देन का मामला है। 19 करोड़ 91 लाख के फर्जी ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिसके बाद टीम ने यह कार्रवाई की है। फर्जी कंपनियों से नकद निकासी का आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी ने 3 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यूपी और हरियाणा के 3 शहरों में एक साथ रेड पड़ने से इस वक्त खलबली है। अजीत रावत संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या पूरी जानकारी है? ईडी को क्या इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको देखिए बता दूं कि फर्जी आईटीसी के खेल पर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद समेत 3 शहरों में 9 ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड यानी आईटीसी के जरिए करोड़ों रुपए की कथित खेल के मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के साथ हरियाणा के फरीदाबाद में भी कुल 9 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत चल रही है। जांच के सिलसिले में की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इससे जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फर्जी चालानों के जरिए बिना वास्तविक माल की सप्लाई के आईटीसी लेने और अलग अलग कंपनियों के बीच ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच में कथित तौर पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन यानी एक दूसरे के बीच पैसे और लेन देन को घुमाने का तरीका सामने आया है। इसके अलावा गैर मौजूद कंपनियों और फर्जी इकाइयों के जरिए रकम की
नगद निकासी किए जाने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल ईडी ने सूत्रों की मुताबिक जांच में जो अब तथ्य जो सामने आए हैं, करीब 19 करोड़ 91 लाख रुपए की कथित फर्जी आईटीसी का पता चला है। तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेज और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरे नेटवर्क में कौन कौन सी कंपनियां और कौन लोग इसमें शामिल है। फर्जी आईटीसी के जरिए रकम किस तरह से इधर उधर किए जा रहे हैं। बिल्कुल अजीत, गाजियाबाद के अलावा और कहां-कहां पर ये रेड हुई है, कितने सदस्य टीम है, कब से कार्रवाई शुरू की गई है? जी देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि ये 24 अगस्त से जो लखनऊ की ईडी टीम है, जोनल ऑफिस की जो टीम है, वो लगातार गाजियाबाद के आसपास के जो जिले हैं, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इसके साथ साथ हरियाणा, फरीदाबाद, तमाम इन सभी जगहों पर कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। कई शहर में यहाँ आज गाजियाबाद में भी लगातार कई ऐसे विभिन्न इलाके हैं जहां पर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि गाजियाबाद में टीम सर्च कर रही है, वो तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है जिसमें लगातार कितनी कंपनियां जो है वो इसमें शामिल है, जो इसके अलावा कितने लोग इसमें शामिल है, वो तमाम वो तथ्य जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये आखिरकार जो पैसे इधर से उधर जो घुमाने का इनका तरीका था, क्या किस तरीके से इनका लेना देना होता था और किस तरीके से ये पैसे का फर्जीवाड़ा करते थे। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 9 ठिकानों पर ईडी की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। वहीं यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लखनऊ के आलमबाग से संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी, इनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में आतंकी शहजाद भट्टी से इनके संपर्क का दावा किया गया है। संदिग्धों के पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े होने का भी आरोप है। रेलवे सिग्नल में ब्लास्ट की तैयारी करने का आरोप है। एटीएस को जांच में अहम डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां आलमनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की है। जांच में पुख्ता हुआ है कि चारों का संपर्क पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। आरोपियों ने उसके और कुछ अन्य पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश की थी। विवेचना के दौरान एटीएस को आरोपों की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। एटीएस ने 2 अप्रैल 2026 को राजधानी के आलमनगर रेलवे स्टेशन से मेरठ के साकिब उर्फ डेविल, अरबाब और नोएडा के विकास उर्फ रौनक के साथ लोकेश उर्फ पपला को गिरफ्तार किया था। चारों रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल में ब्लास्ट करने पहुंचे थे। चारों का कनेक्शन शहजाद भट्टी के साथ पाया गया। एटीएस ने केस दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू की थी। एटीएस ने मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल उपकरणों से भी शहजाद भट्टी और दूसरे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ इनकी चैट इकट्ठा की है। इन चैट से पाकिस्तानी नेटवर्क के सीधा संपर्क में होने की पुष्टि हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि हैंडलर्स की ओर से आरोपियों को अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे और वारदात के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। तो कई जगह धमाके करने की तैयारी थी। शहजाद भट्टी से इनके संपर्क का खुलासा हुआ है। एटीएस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। लखनऊ के आलमबाग से इन 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। केस दर्ज करने के बाद जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो संदिग्धों के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। आलोक द्विवेदी संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या पूरी डिटेल सामने आई है? इन चारों के खिलाफ क्या अहम दस्तावेज मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर अब आगे एक्शन होगा? देखिए, ये मामला 2 अप्रैल 2026 का है। लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार किया था। जो मेरठ के साकिब उर्फ डेविल था, अबरार जो नोएडा का रहने वाला था, विकास उर्फ रौनक जिसका नाम था, और लोकेश उर्फ पपला, इनको चारों को गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार एटीएस जांच कर रही थी, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीने तक इनसे सघन पूछताछ हुई है। अब जिस पे चार्जशीट दाखिल कर गई है, एटीएस के पास जो मोबाइल बरामद किए थे और साथ ही जो अन्य डिजिटल उपकरण बरामद हुए थे, उनमें सीधे तौर पर शहजाद भट्टी और दूसरे पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आए थे। उनसे बातचीत हुई थी, उनसे चैट की गई थी, ये पूरी जानकारी जुटाई गई। इसमें इस पूरे चैट को देखने से एटीएस ने साफ कर दिया कि इनका नेटवर्क सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और इस बात की पुष्टि हुई। अब जांच में जो अलग अलग जो टास्क दिए गए थे सबको, चारों को
वो उस टास्क पर ये किस तरह से वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। तो कुल मिला कहा जा सकता है कि एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। पूरी जांच में चारों के खिलाफ अब जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जांच एजेंसियां जब जांच कर रही थी तो तमाम ऐसी चीजें थी जिनको फॉरेंसिक लैब में भी भेजा गया था। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये जो इनके ऊपर धाराएं लगेंगी, आरोप लगेंगे, वो और भी गंभीर हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इनका कुछ संपर्क दुबई में भी था। कुछ एजेंटों को दुबई से भारत लाने का भी प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो इनको बीच में जिस तरह से एटीएस ने गिरफ्तार करके इनके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई बड़ी घटना कोई अंजाम देने की फिराक में थे चारों अलग अलग जगहों पर, तो उस घटना से तो निजात मिली ही, वो घटना नहीं घटित हो पाई क्योंकि इनके नापाक इरादे जो थे, जो मंसूबे थे, उनको एटीएस ने बेनकाब कर दिया है। अब इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल आलोक, चार्जशीट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कहा जा रहा है एटीएस की ओर से, और अब किस तरह से एक्शन की तैयारी आगे हो रही है? साथ में ये भी बताएं कि इन चारों का नेटवर्क किस तरीके से आपस में जुड़ा, कैसे आपस में मिले? देखिए, चारों एक दूसरे से आपस में एक इन्होंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ था। उस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आपस में चारों जुड़े थे और चारों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। इसका जो मुख्य जो था, ये आलमनगर, जो साकिब उर्फ डेविल, जो मेरठ का रहने वाला था, ये इनका सरगना था। ये इन चारों को डील करता था और ये अलग अलग जगहों से ये पहुंचे हुए थे आलमनगर, जहां पर ये चारों स्टेशन के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और चूंकि जब डेविल पकड़ा गया उसके बाद इन चारों की गिरफ्तारी हुई, तब ये जाकर मामले का पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले थे। इनके पास से मैंने पहले बताया कि जिस तरह से इनके चैट जो बरामद की गई थी, इनके डिजिटल उपकरण जो बरामद किए थे, इनके मोबाइल चैट जो इकट्ठा किए गए थे, उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान से फंडिंग होने के साथ ही साजाद भट्टी के से सीधे इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे थे। कुछ और भी पाकिस्तानी हैंडल्स थे, कुछ दुबई में बैठे हुए लोग थे, इनसे जुड़े हुए इनके तार नजर आ रहे थे। ये तमाम लंबे आरोप है, यानी देशद्रोह का आरोप इन पर सीधा सीधा बनता है और उसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई आगे की जाएगी। क्योंकि एटीएस लगातार अभी भी जांच कर रही है, अभी भी कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक लैब में कुछ चीजें भेजी गई हैं, हो सकता है उनसे जो चीजें बाहर निकल के आए तो इनके आरोप और भी पुख्ता हों। लेकिन फिलहाल जो इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा वो तो तय है। इसी के तहत उनके ऊपर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 संदिग्ध पकड़े गए, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। शहजाद भट्टी से इनका संपर्क बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर, जहां एक घर में भीषण आग लगी है, अज्ञात कारणों से आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घर में रखे कीमती सामान भी जलने की आशंका है। आग लगने का वीडियो वायरल हुआ है। हमीरपुर में एक घर में आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये भीषण आग लगी वो तस्वीरें सामने आई हैं। आग की ऊंची उठती हुई लपटें और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। आग बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन घर में रखे कीमती सामान जलने की आशंका है। यानी इस मकान मालिक को नुकसान हुआ है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है अभी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल मौके पर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ है, किस तरीके से घर में आग लगी है। हमीरपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है। फायर ब्रिगेड को भी इस घटना के बारे में सूचित किया गया है। फिलहाल इस आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद मौके पर जांच भी होगी, किस वजह से आग लगी है। इसकी डिटेल्स भी जब सामने आएंगी तो हम साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, हमीरपुर में जहां एक घर में भीषण आग लगी है, आग लगने का ये वीडियो सामने आया है। धू-धू कर जलता हुआ ये मकान दिखाई दे रहा है। किन कारणों से आग लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौके पर अफरा तफरी देखी गई है। आसपास के लोग भी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। और अब बात करेंगे मौसम की। देश भर में बारिश और तूफान का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बारिश तूफान को लेकर 17 राज्यों में चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड में अलर्ट है। बंगाल के कई इलाकों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह हालात बिगड़े हैं, जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कें दरिया बन गई हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सचेत किया जा रहा है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला अभी बना रह सकता है। बारिश और तूफान का रेड अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। 17 राज्यों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम बिगड़ा हुआ है। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में देवदूत बनकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। तो देश भर में बाढ़ और बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। गंगा की बाढ़ और कटान से बदायूं में हालात बेकाबू हो रहे हैं। गंगा और रामगंगा रौद्र रूप दिखाई दे रही है। बता दें कि सैकड़ों बीघा ग्रामीणों की जो कृषि भूमि है वो भी गंगा में समाहित हो गई है। जूनियर स्कूल और आधा दर्जन से ज्यादा घर गंगा में कट गए हैं। कई परिवार गाँव से सामान भरकर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो पीड़ित परिवार हैं, प्रशासन ने सुरक्षित उन्हें विद्यालय में ठहरा दिया है। राहत सामग्री वितरित की गई है। वहीं हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जातागंज तहसील के कदम नगला पर है, जहां गंगा का कटान तेजी से चल रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि इस समय कितनी तेजी से यहां पर गंगा कटान कर रही है। सुबह बताया जा रहा है कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर पर थी और इस समय यहाँ पर हैं। और हम पीछे भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो मकान है, यहाँ पर एक घन चलाकर अपना मकान तोड़ रहे हैं और जिस तरह से अब गंगा जी हैं उनका कटान बिल्कुल इसकी दीवार तक आ गया है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर प्रशासन के टीम भी है। राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक हैं, लेखपाल हैं, जो यहाँ पर शासन के निर्देश पर पहुँचे हैं और वो क्या कुछ यहाँ पर देखा है, लोगों से क्या बातचीत की है, इसके लिए हम बात करेंगे। क्योंकि वैसा क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास। आप राजस्व निरीक्षक? राजस्व भगवान दास राजस्व निरीक्षक। तो जरा बताएं क्या स्थिति है। आज आपने यहाँ पर मुलाकात की है लोगों की, जो घरों में पानी भरा है, कटान तेजी से, क्या कुछ देखा? सर, इससे पहले कटान कम हुआ था, आज कटान खूब हो रहा है। इससे कई मकान जो है बिल्कुल गंगा बिल्कुल मकानों के पास में आ गई है और कटान जारी है। कटान जारी है, तो क्या लगता है कि इस तरह से अगर कटान रहा तो ये कदम नगला नाबाद हो जाएगा? सर, इस तरह से अगर कटान रहा तो ये सब घर कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ से जो घर खाली कर चुके हैं, उन लोगों को कहाँ ठहराया गया? प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम? प्रशासन की तरफ से सर इनके लिए कदम नगला एक स्कूल है सर, उस पर ठहराया गया है। और इसमें पास में जो लोग हैं अपने अभी उन्होंने झोपड़ी अपनी डाल रखी है, उठा के सामान रोड के किनारे लगा रखा है, गंगा से काफ़ी दूर। अच्छा, ऊपर से कुछ निर्देश हैं कि इनके लिए कहीं जमीन का बंदोबस्त या जगह का बंदोबस्त या आवास का बंदोबस्त कुछ किए जाने का प्रावधान चल रहा है? सर, ये तो इसका बाद में देखा जाएगा सर, जहाँ ज़मीन होगी वहाँ इस तरह से इनका बंदोबस्त कराया जाएगा सर। ठीक है। आपने सुना कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रशासन वो सारे कार्य करने का प्रयास कर रहा है जिससे यहाँ के जो निवासी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको किसी न किसी सुविधा मिल सके। बदायूं से न्यूज की टीम इस समय उस दुर्गम इलाके में है जहां बदायूं जिले के दातागंज तहसील का वो कदम नगला, जो अब गंगा के पानी से लबालब हो चुका है, जहां पर कई घर कट चुके हैं। हम उसी गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम कदम नगला पर पहुंच रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं वो तस्वीरें जहां पर जो कदम नगला है, और हम इस समय 3 किलोमीटर से ज़्यादा स्टीमर से चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की टीम भी इसी स्टीमर से उन लोगों का हालचाल जानने पहुंच रही है। आपको दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे कि आप हैं जो राजस्व निरीक्षक हैं भगवान दास जी, ये भी गांव के हालात की रिपोर्ट करने शासन प्रशासन को भेजने के लिए ये इस समय गांव पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस गांव में पहुंचना इस समय बहुत दुर्लभ सा है, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर की गंगा
सीधी पार करके यहाँ पर पहुँच पाते हैं। ये गंगा मैया तुरवाई रही है, जो गंगा आई है ये बड़ी मुश्किल से तो बनवा पाओ। हम लोग यहाँ 3-4 जगह बस रहे, 3-4 बार कट चुके हैं, कोई सुनवाई, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ स्कूल नहीं। अब हमारी सरकार जहाँ बसा देता बस रहे हैं, और क्या करें, कछु व्यवस्था ना ऐसी ये व्यवस्था हो रही है, जब टूट रहा हो बनाओ क्या करें। मकान सैलाब हम चलो गए, इसलिए रहे। सरकार से क्या करने चाहते हैं, यही काम दें, जो कुछ दें सो रहने के ताई। और क्या गंगा मैया कटा देंगे तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, जहाँ कहीं सड़क पर चलेगी, सरकार कोई सुनना रही। अब जहाँ कहूँ, अब सरकार से यही मांग करना चाहते कहीं थोड़ी जगह मिल जाए तो वहाँ पर अपनी झोपड़ी डाल लें। बहुत बुरा हाल है, गंगा पास में आई जमीन। हम बदायूं के उस गांव में हैं जहां गंगा का पानी हर घर में दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये घर अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पर इस सुकून से रह रहे थे। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला, किस तरह से आप इस समय जो गंगा का जलस्तर है, आपके घरों में पानी है, कैसे रहन सहन हो पा रहा है? क्या करें, मजबूरी हमारी रहने की, इसमें रहते हैं, इसी में सोते हैं। अगर कीड़ा पतंगा आ जाता तो ऊपर छत पे चले जाते हैं, तो उस पे लेट रहते हैं। अच्छा, खान पान के आप कैसे खाना बनाते हैं परिवार के लिए? आप किस तरह से भरण पोषण हो पा रहा है? खाना क्या बनाते हैं, 4 पाई आटा लगा के रख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तब चूल्हा ईंटों पर रख लिया तो चूल्हा पानी में, तो वो खाना बैठ के बनाते हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। अच्छा, इस गांव में कई घर भी बताया जा रहा है कि कट गए हैं, गंगा में समाहित हो गए। काफी घर कट चुके हैं, मकान भी ज्यादातर चले गए जल में। स्कूल भी यहाँ पे कॉलेज थी वो भी चली गई, हर कुछ चला गया। अच्छा, और भी भैया, क्या नाम है आपका? हरेंद्र चौहान। हरेंद्र जी, यहाँ का क्या हाल है? और इस समय गंगा का जो जल है हर घर में भरा हुआ दिखाई देता है, क्या स्थिति है? लोग अपने मकान, अभी उस बाहर देख पा रहा था कि मकान तोड़कर जो है डाल दिया है। स्थिति गुप्ता जी बद से बदतर हो चुकी है। अभी लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। अभी आप हालात देख ही सको, यहाँ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था तक नहीं है। सड़कों पे लोग पड़े हुए हैं बेचारे, अभी झुग्गियाँ उग्गियाँ अपनी डाली हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। और जिनके थोड़े बहुत गवर्नमेंट की तरफ से मकाने बने हुए थे वो तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। अभी आप देख सको रोड पे ऐसे हालात हैं लोगों के कि गुजारा तो क्या ही करें, कि बस पूछो मतलब कितना बुरा हाल है लोगों का गुजारा। आज राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है? अभी पहुंची थी, अभी 1 हफ्ता पहले भी आए थे, कुछ राहत सामग्रियां देके गए थे। कदम नगला में है और ये इसी पड़ोस गांव है रैपुरा, वहाँ के भी हालात इसी तरह के हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं और रहना दूभर हो चुका है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नए भारत